गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग 7वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। 30 क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर से उपस्थित हैं। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, अपने सभी दोस्तों को, साथियों को लिंक शेयर कर दीजिए। डेली क्लास आपको यहाँ 8 बजे मिलती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए सामान्य रसायन से, जनरल केमिस्ट्री से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी आपको यहाँ विथ एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है। यानी कि एक जो स्पीसीज आपको दी गई है कार्बन मोनोऑक्साइड है, यह किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि किसके साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो कार्बन की संख्या 6 और ऑक्सीजन की संख्या 8, यानी परमाणु क्रमांक 6 इसका, 8 इसका, टोटल 14 हो गया। क्योंकि Z बराबर P बराबर E होता है। जो प्रोटॉनों की संख्या है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही परमाणु क्रमांक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बन गई बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन। और चेक करना है कि किस में ऐसे हैं जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। आइए देखते हैं। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हुए? 15 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, एक डोनेट कर दिया है किसी को तो -1, कितने रह जाएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन 7 + 7 = 14। इन्होंने पूछा सम इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, तो इसके अंदर 14 हो गए। लास्ट वाला भी ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन पे प्लस ऑक्सीजन का 8 प्लस ऑक्सीजन का 8, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद 8 8 16, एक देने के बाद कितने? 15 इलेक्ट्रॉन। चूंकि यहाँ सम इलेक्ट्रॉनिक पूछा था तो आंसर क्या सही हो जाएगा? C ऑप्शन, यानी CO और NO दोनों ही सम इलेक्ट्रॉनिक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे में यानी कि डायमंड में पूछा हुआ है। डायमंड भी कार्बन का एक अपर रूप है, इसको C से प्रदर्शित किया जाता है। में कार्बन परमाणुओं का विन्यास क्या होता है? तो याद कर लिए बच्चों कि हीरे में, चूंकि हीरा जो है वो भी कार्बन का एक अपर रूप है, इसके कई अपर रूप होते हैं। तो कार्बन जो है वो sp3 संकरित होता है हीरे के अंदर, तो वह चतुष्फलकीय संरचना बनाता है। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो ग्रेफाइट है वह sp2 संकरित होता है। ठीक है, तो वह sp2 संकरित है, तो उस समय वहां पे आप प्लेनर लगाएंगे तो हीरे में चतुष्फलकीय और ग्रेफाइट में समतलीय यानी ट्राइगोनल प्लेनर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में नाभिकीय समीकरण एक दिया हुआ है जिसमें पूछा है X क्या है। यहां पे एक नाइट्रोजन का नाभिक लिखा हुआ है, 7 परमाणु क्रमांक 13 जिसका भार है, प्लस अल्फा कण प्लस प्रोटॉन के साथ X लिखा हुआ है। यहां बताना है कि X क्या चीज है। देखो बच्चों, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? एक हीलियम का नाभिक होता है जिसको 2He4 से प्रदर्शित किया जाता है। प्रोटॉन को 1H1 से प्रदर्शित किया जाता है, 1H1 और X लिखा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो भार है उसको आप ऐड करेंगे, ऊपर ऊपर वाले दोनों का जोड़ देंगे, यानी कि ऐसे लिख सकते हो नाइट्रोजन का 13 और नीचे 7, तो 13 और 4 ऐसे ऐड कर दिए, कितना हो गया ऊपर? 17। और नीचे जो जोड़ दिए कितने हो गए? 9। यानी कि यही संख्या ऊपर 17 नीचे 9 इधर भी आएगी। तो यहाँ 1H1 हो गया है, इसका मतलब इस 17 में से एक कम हो गया, यानी 16, एक जोड़ दो, यह चीज बराबर हो जाएगी। नीचे कितना नंबर लिख दें कि दोनों को जोड़ दो ये हो जाए। इधर अगर 8 लिख दो तो एक ये मिलकर कितना हो जाएगा? 9। अब ऐसा जिसके ऊपर कहीं 16 लिखा है नीचे 8 लिखा है, क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन। 16 को 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 17, और 13 और 4 17, यानी कि बैलेंस हो गई इक्वेशन। 7 इसका, 2 इसका, 9 हो गया, और इधर भी जोड़ना है, 8 इधर लिख दो, 1 इधर लिख दो, कितना हो जाएगा? 9। तो अगर 16 और 8 लिख दिया जाए ऑक्सीजन का नाभिक एक प्रोटॉन के साथ जोड़ के, तो यह नाभ की इक्वेशन जो है बराबर हो जाएगी। कभी भी आप याद रखेंगे इस प्रकार की कोई भी अपक्रिया लिखी हुई है अगर, तो ऊपर ऊपर यानी कि परमाणु भार आपको ऐड कर देना है, परमाणु क्रमांक नीचे वाले तो परमाणु क्रमांक ऐड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन सा एक रेडियो एक्टिव है? बेरियम Ba, वेनेडियम कैपिटल B होता है, यानी कि जिसका परमाणु क्रमांक 23 है। रेडियम यानी कि Ra है, और गैलियम Ga है।
ठीक है। आपसे पूछा है कि कौन सा रेडियो एक्टिव है, तो बेरियम है, वेनेडियम है, रेडियम है या गैलियम है। तो आप सभी जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव तत्व है वह क्या है, रेडियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 88 है। फिफ्थ क्वेश्चन है, सर्वाधिक सहसंयोजक गुण वाला तत्व है। आपको बताया था जब कभी भी किन्हीं दो कंपाउंड्स के बीच में अगर आयनिक करैक्टर और कोवैलेंट करैक्टर अगर कंपेयर करना है, यानी सहसंयोजी और आयनिक गुण अगर आप तुलना करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, धनायन और ऋणायन का आकार। फजान कहते हैं कि धनायन का जो आकार है, धनायन आकार में छोटा होना चाहिए और ऋणायन जो है वो बड़ा होना चाहिए। आइए प्रश्न में देखते हैं। ये फेवरेबल कंडीशन है किसके लिए, कोवैलेंट सहसंयोजी में परिवर्तन करने के लिए। यहां देखते हैं कि कैटाइन सभी के अंदर सेम है, तो आप कैटाइन जब सेम है तो एनाइन पे जाएंगे, जिसमें एनाइन जितना बड़ा होगा उसका उतना ही सहसंयोजी गुण ज्यादा होगा। कुछ भी बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फजान क्या कहते हैं, कैटाइन छोटा होना चाहिए, एनाइन बड़ा होना चाहिए। अब चेक करते हैं, अगर कैटाइन सेम है तो एनाइन पे चले जाएंगे, जितना ज्यादा बड़ा उतना ज्यादा सहसंयोजी। व्यवहारिक रूप से असंपीड है, असंपीड का मतलब है इनकम्प्रेसिबल या इनकम्प्रेसिबल। इसका मतलब न दबाए जाने वाले, जिनको दबाया नहीं जा सकता है। व्यवहारिक रूप से जिनको दबाया नहीं जा सकता है वह सभी जानते हैं क्या, ठोस हैं। यहां एक चीज समझते हैं कि कोई भी पदार्थ ठोस, द्रव या गैस कब होता है, कोई भी पदार्थ हो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, सभी जानते हैं। किससे, छोटे छोटे कणों से। उन कणों के बीच में दो प्रकार के बल पाए जाते हैं। एक आपका थर्मल एनर्जी होता है, यानी कि तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी, और दूसरा एट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल। जब ठोस की कंडीशन आती है, यानी कि ठोस कब बोला जाए किसी भी पदार्थ को, जब उनके कणों के बीच क्या हो बच्चों, आकर्षण जो है मच मच ग्रेटर हो जाए। किससे, तापीय ऊर्जा से, थर्मल एनर्जी से। यानी आकर्षण इतना ज्यादा हो पार्टिकल से, पार्टिकल के बीच में, कि वो कण गति करने में असमर्थ हो जाएं, इधर उधर कहीं भी ना जा सकें, तो उस समय वह पदार्थ जो है जिस अवस्था को ग्रहण करेगा वह क्या हो जाएगी, ठोस अवस्था। जब कभी भी कणों के बीच आकर्षण और तापीय ऊर्जा लगभग बराबर होती है तो वह द्रव अवस्था पाते हैं, और जब आकर्षण ना के बराबर और तापीय ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो पदार्थ गैस की अवस्था धारण कर लेते हैं। तो उन्होंने पूछा है व्यवहारिक रूप से असंपीड होते हैं, याद रखेंगे व्यवहारिक रूप से असंपीड कौन है, ठोसों का यह गुण होता है असंपीडता। H2S2O8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। बताया था हमने आपको कि ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी समूह संख्या से, उसका जो ग्रुप नंबर है जिससे एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, समूह संख्या से ज्यादा नहीं होगी। ये बात लिख लो, ज्यादा नहीं होगी। यानी कि सल्फर जो है वो 6 या 16 आप कह सकते हैं ग्रुप से बिलोंग करता है, तो 6 से ज्यादा नहीं हो सकती इसकी। 2, 6, 7 या 14 लिखा हुआ है। इसमें 2 सल्फर प्रेजेंट हैं, इसमें समझ लो बेटा पर ऑक्सी लिंकेज होती है। दोनों सल्फर एक पर ऑक्सी लिंकेज के साथ जुड़े होते हैं। मैक्सिमम एक सल्फर 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनाई जाती। अगर आप जल्दबाजी में कैलकुलेशन करते हैं तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 इंटू H का +1 जिसका निकालना है उसका X प्लस 8 गुणे ऑक्सीजन का -2 बराबर 0। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे -8 दूने 16 उधर जाएंगे प्लस का और -2 हो जाएगी, X बराबर 14 हो जाएगा और X बराबर कितना निकलेगा 7। यानी एक सल्फर की ऑक्सीडेशन आ जाएगी 7, जबकि क्या है ग्रुप नंबर से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। तो क्या है बच्चों, यहाँ 2 जो ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं वह -1 वैलेंसी के साथ प्रेजेंट है। ये पर ऑक्साइड लिंकेज है, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यानी कि यह आपका मेथड कैसा हो गया, गलत हो गया। यानी कि कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से की जाएगी
2 गुणे हाइड्रोजन का +1 प्लस सल्फर का निकालना है ऐसे। यहाँ जो आपको 3 और 3 6 ऑक्सीजन जो देख रहे हैं वह आपके 3 + 3 क्या लिखेंगे बराबर 6 जो आपके ऑक्सीजन है वह -2 में प्लस 2 ऑक्सीजन -1 में प्रेजेंट है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी +6 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे अधिक ऑक्सीकारक क्षमता किसकी है? यह होता है E0 पे, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर डिपेंड करती है कि वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा या रिड्यूसिंग की तरह काम करेगा। तो जितनी वैल्यू E0 की प्लस में होगी वह उतना ही अच्छा ऑक्सीकारक है। तो फ्लोरीन जो है E0 का मान सबसे ज़्यादा माइनस में रखता है, इसका प्लस का 2.87 वोल्ट के समथिंग होता है प्लस में, इसलिए बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 98 किलोग्राम H2SO4 में 1 लीटर में उपस्थित है, यह विलयन है 1 मोलर का, 1 नॉर्मल का या 2 मोलर का। सबसे पहले तो बच्चों समझेंगे कि कोई चीज़ 1 लीटर के अंदर है, विलयन की मात्रा लीटर में दी हुई है, इसका मतलब आंसर मोलरता में आएगा। यही चीज़ अगर किलोग्राम के अंदर घुली होती तो मोलरता हो जाती। अब H2SO4 जो दिया है, जिसका वजन दिया है कितना 98 ग्राम। अगर आप इसी का अणुभार निकालें, अणुभार कैसे निकालेंगे, इतने ग्राम दिया है, कैपिटल M लिखेंगे। H2SO4 का निकालना है तो 2 × 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 × ऑक्सीजन का 64 प्लस 32 प्लस 2। अगर इसको ऐड कर दें तो ये भी 98 आ जाता है। अब क्या होगा, 1 लीटर में घुला हुआ है, मोलरता का फॉर्मूला होता है, मोलरता कैपिटल M बराबर मोलों की संख्या, मोलों की संख्या लिखी जाती है भार बटे अणुभार बटे आयतन लीटर में। कितना दिया है 1 लीटर। जैसे ही इसको क्रॉस करोगे आप 1 आ जाएगा, यानी 1m 1 मोलर का बन जाएगा। विलयन की क्या मोलरता होगी 1 मोलर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, 1.8 ग्राम जल में अणुओं की संख्या क्या होगी? याद रखिए ग्राम अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, जब जैसे जल है और उसका जो भी अणुभार है 18 ग्राम होता है, 18 होता है, तो 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या बराबर किसके बराबर होगी, एवोगाद्रो संख्या के बराबर की संख्या बराबर Na होगी, यानी 6.023 × 10⁻23। यहाँ 18 ग्राम न दे के क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1.8। इसी 18 ग्राम को क्या करना है आपको 1.8 ग्राम करना है। कैसे करोगे, अगर 10 से डिवाइड कर दिया जाए तो यही संख्या क्या बन जाएगी 18 की 1.8। ये जो नंबर दे रखा है 6.023 × 10⁻23 डिवाइड बाई 10, जैसे ही आप करेंगे तो 6.023 × 10⁻23 में एक पावर कम हो जाएगी, क्या बचेगा 22। यह अणुओं की संख्या हो जाएगी। चेक करिए किसमें है, 6.023 एवोगाद्रो के बराबर लिखा है, 6.03 × 10⁻22 यही नंबर जो है 1.8 ग्राम में जो अणुओं की संख्या है वो जल में इतनी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उदासीन परमाणु का अधिकतम आयनन विभव है। आयनन विभव क्या चीज है, किसी उदासीन गैसीय परमाणु से, किसी उदासीन गैसीय परमाणु से के ऐसे लिख दीजिए, बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, इसी को क्या कहते हैं आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब पूछा है कि किसकी अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन निकालना किससे कठिन होगा। याद रखो, जिसकी सेल कंप्लीट होगी, जिसकी भरी हुई सेल होगी उससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाएगा। टेबल में पूछा जाए कि आयनन विभव सबसे अधिक किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा टेबल में
अक्रिय गैसें जो हैं, क्योंकि उनके सबके सेल कैसे होते हैं, कंप्लीट होते हैं, इसलिए उनके आयनन विभव हमेशा ज़्यादा होते हैं। ये पहली सेल है, नाभिक के बहुत करीब है, 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, हीलियम है, इनर्ट गैस भी है, पहला ही आंसर हो गया। यही पहला तत्व ऐसा है जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाएगा, क्योंकि नाभिक के बहुत ज़्यादा करीब है और नाभिक की आवेश जितना ज़्यादा लगेगा, मजबूती से पकड़ा होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता है। आयरन जो है Fe इस तरीके से होता है, आपसे Fe जो है 2 स्टेट्स में मिलता है। आपसे पूछा जाए कि फेरिक क्या, फेरस क्या, तो आप याद रखेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कम उसको फेरस, जिसमें ज़्यादा होती है उसको फेरिक लिखा जाता है। तो यहीं से सीधा सीधा क्वेश्चन पता चलता है कि उसने पूछा कि फेरिक ऑक्साइड, तो आप यहाँ पे इसका फॉर्मूला Fe2O3 लिखेंगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, और केवल FeO लिखा होता तो फेरस ऑक्साइड होता। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की ऑक्सीकरण अवस्था +3 हो गई, याद रखेंगे। जैसे SN2+ लिखा है और SN4+ लिखा है, तो आप इसको स्टेनस और इसको स्टेनिक कहेंगे, इसके साथ जो भी जोड़ दिया जाए उसका नाम लिख देंगे। इसी तरीके से मरकरी में भी है, Hg2+ अधिक है, मर्क्यूरिक बोलेंगे, Hg2 यहाँ पे अगर सही तरीके से लिखा जाए तो Hg पे केवल क्या बनेगा, 1+, तो ये मर्क्यूरस हो जाएगा, ये आपकी मर्क्यूरिक हो जाएगी। जो भी नाम इसके साथ लिख दिया जाए, क्लोराइड या ब्रोमाइड जोड़ देते हैं। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडा वाटर बनता है, और सोडा वाटर क्या है, एक ऑक्सीकारक है, क्षारीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का है, या अपचायक है। तो बच्चों रिएक्शन देखते हैं कि जब जल को कार्बन डाइऑक्साइड में मिलाते हैं तो जल का फॉर्मूला CaO, और कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही CO2 के इसके साथ जोड़ेंगे, इसका नेचर कैसा है, अभी ये पॉजिटिव निगेटिव में ये टूटती है, जब इसके साथ जुड़ेगी तो ये H2CO3 बनाएगी, और जब फॉर्म में डिसोसिएट होगी तो 2H पॉजिटिव + CO3 डबल नेगेटिव, यानी कि कार्बोनेटेड वाटर कहा जाता है सोडा वाटर को। यह क्या है, एसिडिक फॉर्म में है, क्योंकि H2CO3 है वो 2H पॉजिटिव बनाती है, इसलिए सोडा वाटर की जो प्रकृति होती है वह अम्लीय प्रकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, धातुओं में अधिकतम गलनांक है। पहला लिखा है वॉल्फ्राम, पहला एलिमेंट है वॉल्फ्राम, दूसरा लिखा है क्रोमियम, तीसरा लिखा है मैंगनीज, और तीसरा लिखा है फेरम यानी कि आयरन। किसका गलनांक ज्यादा है, लैटिन भाषा में वॉल्फ्राम लिखा है, इसी को ही हिंदी में क्या कहते हैं, टंगस्टन। और बल्ब का जो फिलामेंट है, बल्ब का फिलामेंट तंतु टंगस्टन का ही बना हुआ होता है। इसका अधिकतम गलनांक, धातुओं में सबसे ज्यादा गलनांक रखने वाली धातु है, तो इसका लगभग में 3000 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। अगर इतना गर्म कर देंगे तब भी यह पिघल कर गिरने वाला नहीं है, इसलिए जो बल्ब पहले जो आते थे उन सभी में इसी का फिलामेंट यूज होता था। तांबे का कार्बोनेट अयस्क है, ये पूछा है, तांबा मतलब कॉपर। डोलोमाइट, ये कैल्शियम का अयस्क है, CaCO3 MgCO3 लिखा है, कार्बोनेटेड तो है लेकिन तांबे का नहीं है। कैलेमाइन जिंक का कार्बोनेट होता है, कैलामाइन ये भी कार्बोनेट है लेकिन तांबे का नहीं है। क्यूप्राइट Cu2 होता है, कॉपर का अयस्क तो है लेकिन कार्बोनेटेड नहीं है। एज्यूराइट लास्ट लिखा है तो Cu3 CO3 का ट्वाइस, OH का ट्वाइस, इस तरीके से इसका जो मॉलिकुलर फार्मूला है और के रूप में एस के रूप में मिलता है, तो इसमें कभी कभी रेशियो कम या ज़्यादा भी होता है। तो एज्यूराइट जो है वह कॉपर का कार्बोनेटेड अयस्क है, याद रखेंगे, इसीलिए सभी के फॉर्मूले लिख लीजिए। एक क्वेश्चन से 3-3 क्वेश्चन साथ में याद करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, पीतल में तांबे को इस तत्व के साथ मिश्रित किया जाता है। तो पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है। इस मिश्र धातु में कॉपर के साथ में प्लस पूछा है, डॉट डॉट क्या होते हैं, वह दूसरी क्या चीज है। तो कॉपर के साथ क्या मिला होता है, लेड, बिस्मथ,
जिंक या स्टेवस यानी कि टिन। तो कॉपर और जिंक की मिश्र धातु होती है पीतल। ठीक है, तो क्या आंसर सही हो जाएगा? Zn। क्वेश्चन नंबर 17 है, आदर्श गैस नियम के अनुसार आदर्श गैस का क्या फॉर्मूला होता है? Pb इक्वल टू होता है nRT। ये तो इक्वेशन हो गई। के अनुसार गैस का ग्राम अणु का आयतन, आप जानते हैं जब ये कंडीशन बनती है तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर सभी एट ए रूम टेम्परेचर पे लिया जाता है। तो उस कंडीशन में एनटीपी पर किसी भी ग्राम अणु, कोई भी गैस है उसके ग्राम अणु का आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर। क्वेश्चन नंबर 18 है, काफी बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़िए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करो और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर लिखिए। चलिए इधर खड़े हो जाते हैं। सूची 1 में दिया है थैलियम, दूसरा दिया है थोरियम, तीसरा थोलियम, फिर उसके बाद टर्बियम। सूची 2 में इनके सिंबल लिखे हुए हैं। बताना है कि कौन किसके साथ मैच कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैलियम जो है वो Tl होता है और थोरियम जो है वो TH है, यानी A का 2 के साथ। A में इस ऑप्शन में 2 लगा हुआ है और A में इसमें 2 ऑप्शन लगा हुआ है। इसको B कर लीजिए, इसको C ऑप्शन कर लीजिए, कॉपी हो गए सभी। इसको D लिख दीजिए। ठीक है, ABCD इस तरीके से लिख गए। थूलियम TM है और टर्बियम TB होगा। मैच करिए। जिसमें 4 में 1 लगा हो, 4 में यानी कि D वाले के सामने A लगा हुआ है, A में B नंबर लगा हुआ है, B वाले में 3 लगा हुआ है और C वाले में 4 लगा हुआ है, यानी यह आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिसमें A B के साथ मैच कर रहा है, B C के साथ यानी कि थर्ड के साथ, C वाला फोर्थ के साथ और D वाला 1 के साथ मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट उसने टेबल से सिंबल्स आपसे पूछ लिए कि कौन कौन सा एलिमेंट किसके सिंबल से यानी कि किसके साथ प्रदर्शित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्लांक कांस्टेंट आप सभी जानते हैं H होता है, E इक्वल टू एच न्यू हम लोग लिखते हैं इस तरीके से। पूछा है कि सही मात्रा क्या है? अर्ग है, अर्ग प्रति सेकंड है, अर्ग सेकंड है या इनमें से कोई नहीं। अगर ऊर्जा को यानी इस अर्ग के रूप में और फ्रिक्वेंसी जो है वो सेकंड इनवर्स के फॉर्म में ली जाए तो केवल H की वैल्यू निकाली जाए तो अर्ग, और उधर से जो सेकंड इनवर्स है वो केवल क्या रह जाएगा? सेकंड, यानी कि अर्ग सेकंड हो जाएगा आंसर। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट क्या हो जाएगा? H इतने अर्ग सेकंड। क्या होती है वैल्यू? 6.63 इंटू 10 टू पावर -27 अर्ग सेकंड। अर्ग में अगर वैल्यू पूछे तो यह हो जाएगी 6.63 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकंड। अगर जूल में दे दे तो -34 जूल सेकंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह यौगिक जो लुईस अम्ल नहीं है, क्या करेंगे? लुईस एसिड नहीं है। ठीक है, देखो बच्चों, लुईस एसिड नहीं है तो लुईस एसिड कौन सा नहीं है? BF3, AlCl3, BCl2, SnCl2। ठीक है, अब देखो नहीं है पूछा है, कौन नहीं होते हैं? क्या बोला था? लुईस एसिड कौन होते हैं? इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले, जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है, वह सभी होता है। अब ये क्या है? BF3, बोरान के वैलेंसी सेल में 3 फ्लोरीन से जुड़ गया, कितने इलेक्ट्रॉन? 6। इसमें भी 3 के साथ जुड़ गया 6। बेरिलियम में होते हैं, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, पहली कक्ष में 2, दूसरे में 2 से और जुड़ गया, कितने हो गए? 4। SN, यह कार्बन की फैमिली का है, 4 इसके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ SnCl2 नहीं, SnCl4 है, +4 इसके साथ जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और +4 बराबर 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुई बात? यानी कि नहीं पूछा है तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बंध निर्माण में मुक्त ऊर्जा, बंध ऊर्जा
कहलाती है। अगर जो बॉन्ड बने अगर, तो उसको बॉन्ड एनर्जी कहा जाता है, जो एनर्जी रिलीज होती है। सही बात है, गलत है, या परिस्थिति पर डिपेंड करती है? तो सही है, किसी भी बंध के निर्माण में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तब बॉन्ड अपने आप को स्टेबल बनाता है। यानी यह बात सही लिखी हुई है कि बंध के निर्माण में बंध ऊर्जा मुक्त होती है, यानी बॉन्ड एनर्जी रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम लोग भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को यही पढ़ाया जाता है। एक बिटल थ्योरी थी जिसको हम लोग कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत को वोलर ने दिया था। इस जैव शक्ति सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा कि कोई भी कार्बनिक यौगिक यानी कि जो प्रकृति में मिलता है वो प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। ये बिटल थ्योरी थी, लेकिन वोलर ने ही फिर बाद में क्या किया, जैव शक्ति सिद्धांत बर्जीलियस ने दिया था और वोलर ने इस चीज का खंडन किया कि NH4OCN अमोनियम साइनेट को गर्म करके NH2CONH2 में यह परिवर्तित हो गया। इस बात की व्याख्या करके खंडित कर दिया कि कोई भी कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। किसने बना दिया? वोलर ने। तो यूरिया के खोजकर्ता वोलर हैं और प्रयोगशाला में पहली बार कोई कार्बनिक यौगिक जो बना था वो यूरिया ही था, वोलर बनाने वाले थे। जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया? बर्जीलियस ने। इन्होंने कहा था कि कोई भी कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 23 है, ड्यूमा विधि से किस तत्व की प्रतिशतता बताई जाती है? तो याद करिए, ड्यूमा मेथड से एक फॉर्मूला है। जब एनटीपी पर हमें और चीज़ें जब दे रखी होती हैं तो आयतन हमें पता हो तो हम बता सकते हैं कि कितने ग्राम कितने आयतन पे है तो कितना % नाइट्रोजन उसके अंदर प्रेजेंट है। तो ड्यूमा के अलावा एक मेथड और होता है जिसको हम लोग कैल्डाल या जेल्डाल मेथड भी कहते हैं। तो कैल्डाल विधि और ड्यूमा विधि ये दोनों ही नाइट्रोजन की प्रतिशतता बताने के लिए प्रयोग होती हैं। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि केवल ड्यूमा विधि ही पूछे, कैल्डाल पूछ सकता है। और हैलोजन पता करने के लिए कैसियस मेथड का प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन सल्फर जो है लेंस ने परीक्षण, इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सल्फर के लिए ड्यूमा मेथड या कैल्डाल मेथड का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन का प्रतिशतता निकालने के लिए मैसेंजर मेथड का प्रयोग किया जाता है। मैसेंजर मेथड, ठीक है। तो इससे आप जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं क्या क्या नाइट्रोजन के बारे में, सल्फर के बारे में और हैलोजन के बारे में और ऑक्सीजन के बारे में कैसे कैसे प्रतिशतता निकाली जाएगी, ये बात आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। एक यौगिक है CH3COOH, इसको क्या कहते हैं साधारण भाषा में? यह एसिटिक अम्ल है, सिरके में पाया जाता है। तो कभी कभी सिरके का फॉर्मूला एक कह के CH3COOH ही ले लेते हैं। मैं हाइड्रोजन की प्रतिशतता पूछी है। किसी भी यौगिक के अंदर किसी भी परमाणु की या पदार्थ की अगर आप प्रतिशतता निकालते हैं तो आपको अणुभार निकालना पड़ता है और टोटल का अणुभार नीचे लिख के इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है, प्रतिशत कितना है। तो यहाँ से रखेंगे कार्बन का 12 और 3 हाइड्रोजन 15 और 1 16 प्लस 16 इसके 32 प्लस कार्बन का 12। अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो टोटल संख्या आती है 60। हाइड्रोजन निकालना है 3 और 1 4 हो गए। इसको आप डिवाइड करेंगे ऐसे तो क्या हो गया 100/15। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे, अच्छा इसको 4 और 4 पंचे 20, 15 चौको 60। तो यहाँ से जब आप डिवाइड करेंगे, इसमें लग रहा है ऑप्शन नहीं है, कैलकुलेशन एक बार आप चेक करिए। 3 हाइड्रोजन 3 और 1 4/60। ठीक है, 6 पॉइंट में समथिंग कुछ है। आप इसमें से आंसर चेक कर लीजिएगा, इन्हीं में से आंसर एक मिलेगा या आगे पीछे हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा सा, तो आप चेक कर लेंगे। टोटल का अणुभार 60 आता है, इंटू से 100 करेंगे, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। आइसोब्यूटेन में तृतीयक कार्बन परमाणु की संख्या बताइए। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं कि तृतीयक, द्वितीयक या प्राथमिक प्रकार के कार्बन क्या होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड
CH2 सिंगल से CH, इस पर लिखा है CH3 सिंगल से C, और तीन तरफ इस तरीके से CH3। रैंडम कोई भी एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिया। अब देखिए, जैसे आपसे पूछा जाए तो ये जो किनारे वाला कार्बन है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इस किनारे वाले कार्बन को आप प्राइमरी कार्बन, ये इधर और इधर दो से जुड़ा हुआ है इसलिए सेकेंडरी कार्बन, यह कार्बन 1, 2 और 3 से जुड़ा हुआ है इसलिए टर्सरी कार्बन, यह बीच वाला 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो है क्वाटरनरी कार्बन, और किनारे वाले केवल एक एक से जुड़े हुए हैं तो यह प्राइमरी कार्बन हो गए। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन की बात सबको समझ आई। अब इन्होंने पूछा है आइसोब्यूटेन में, तो हमें पहले फॉर्मूला आना चाहिए आइसोब्यूटेन का, किस तरीके से बनाएंगे। आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन माने 4 कार्बन, ठीक है। इस तरीके से ये श्रृंखला अगर लगी हो तो इस ब्रांच को आइसो कहते हैं। 1, 2, 3, 4, CH3 CH3 CH3, यहां बैलेंसी करने के लिए एक H लगा देंगे, यह आपका आइसोब्यूटेन बन गया। मैं तृतीयक कार्बन बताना है, तो तृतीयक कार्बन कौन है बच्चों, एक ही कार्बन है जो 3 से जुड़ा हुआ है, एक इधर से इधर से इधर से, तो ये क्या हो जाएगा तृतीयक, और बाकी के सब क्या हो जाएंगे प्राथमिक। तो उन्होंने पूछा कि तृतीयक की संख्या कितनी है, तो तृतीयक वाला केवल एक है, यानी कि जो कि 3 से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कार्बोनियम आयन होते हैं। देखो बेटा, कार्बोनियम जिसके पीछे IUM लगा हो तो वो EM जो वर्ड है वो ये बताता है कि वह स्पीसीज कैसी है, धनात्मक है। जब EN लगा हो, IUN लगा हो तो आप समझेंगे कि वो नेगेटिव है। तो कार्बोनियम, कार्बोनियम क्या चीज होती है, जब कार्बन पर पॉजिटिव लगा हो तो उस स्पीसीज को कार्बोनियम कहा जाता है। तो कैसी होगी, धनावेशित होगी। कार्बोनियम आयन पूछा है स्पीसीज, कार्बन पर नेगेटिव हो, कार्बेनियन बोला जाएगा। क्लियर है सब लोगों को बात। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक अपक्रिया है जिसमें 10 दूने 20 और 2 22 यानी कि डेकेन लिखा हुआ है। 10 कार्बन का एल्केन है, 900 केल्विन पर इसको हीट करते हैं तो C4H8 और C6H14 में टूट जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, ताप अपघटन, विघटन, भंजन या प्रभाजन। तो भंजन को इंग्लिश में कहते हैं क्रैकिंग। किसी एक बड़े एल्केन को हायर टेम्परेचर पर अपघटित होकर छोटे छोटे एल्केन्स में टूट जाना क्या होता है, भंजन। इंग्लिश में इसको पायरोलाइसिस भी वर्ड देते हैं जब हायर टेम्परेचर पे किसी को गर्म करते हैं, लेकिन एल्केन्स को छोटी एल्केन्स के अंदर टूट जाना क्रैकिंग की प्रोसेस बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर है 28 क्वेश्चन में थोड़ा सा चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की क्रिया द्वारा हमें प्राप्त होता है। मेथिल मैग्नीशियम, मेथिल का CH3, मैग्नीशियम Mg और ब्रोमाइड मतलब Br, CH3MgBr की जल से क्रिया कराई जाए। जल का मतलब HOH या H2O लिख दीजिए, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। क्रिया द्वारा हमें क्या मिलता है इन चार में से, देखिए जरा। मेटल क्या होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो CH3 पे नेगेटिव होगा, यह नेगेटिव इस चीज पे अटैक करेगी, यहां से निकल जाएगी, यानी CH3 जो है वह जोड़ेगी H को, CH3 H के साथ जोड़कर क्या बनाएगी CH4 प्लस जो शेष निकलेगा वह शेष क्या है Mg OH और Br, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड निकल जाएगा और जो मुख्य उत्पाद बनेगा वह आपकी क्या होगी, मीथेन होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर इसमें 28 है। चलो हम ही पूछ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही आप सभी लोग देख लीजिए इसको, एक छोटा सा क्वेश्चन है 29 मान लीजिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, चलिए ठीक है, अब इसको एंड करते हैं क्लास को यहीं।